नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग करेंगे 19 जून 2018 का पेपर है सेकेंड शिफ्ट का, जो प्रीवियस ईयर पेपर है। तो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 था कि निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है। कह रहे हैं बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा? आल्हा। अच्छा, आल्हा क्यों है? क्योंकि आल्हा और उदल नाम के ना दो वीर योद्धा थे। ये पृथ्वीराज चौहान के समय में थे, और कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को भी आल्हा जो है जीवन दान दिए थे। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा वीर योद्धा थे, इस वजह से ये थे कहाँ के? बुंदेलखंड क्षेत्र के। बुंदेलखंड क्षेत्र मतलब महोबा, महोबा में उनका जन्म हुआ था। तो महोबा जो है आपका ना, ये बुंदेलखंड में पड़ता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसीलिए बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आल्हा आपका गाया जाता है। ये आपका है बिरहा। बिरहा कहाँ गाया जाता है? जो पूर्वी आपका उत्तर प्रदेश है ना, और पश्चिमी बिहार वाले क्षेत्र में। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश का मतलब जैसे गोरखपुर, गाजीपुर हो गया आपका, ये वाले एरिया में आपका बिरहा होता है। रसिया कहाँ होता है? तो रसिया ज़्यादातर गाया जाता है जो ब्रज वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पे। जैसे कहने का मतलब ब्रज, ब्रज में कहाँ आ जाएगा आपका? आगरा, मथुरा, ये सब मैनपुरी, अलीगढ़ लगाए, हाथरस, ये सब ब्रज वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका रसिया होता है। और ये लंगुरिया है ना, लंगुरिया, लंगुरिया आपका राजस्थान साइड में होता है, लंगुरिया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में करें कि निम्न में से कौन सी नदी करें कि भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है, करें और घाघरा नदी बन जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? देखिए, इसका आंसर होगा फारदा। फारदा, ठीक है। ये जो फारदा है ना, इसी फारदा से फारदा नहर भी निकाली गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? फारदा। अब हम पूरा थोड़ा सा आप लोगों को यूपी स्पेशल से इसको करवा दे रहे हैं मैप से। इसको आप लोग मैप पे अगर देखेंगे ना, तो ये आ रही है आपकी फारदा। और ये जो फारदा है ना नदी, इसी फारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। काली नदी, महाकाली नदी है ना, इसी फारदा को कहा जाता है, ये जो फारदा है। तो देखिए, ये उत्तराखंड में ना पिथौरागढ़ जो है, वहाँ पे काला पानी नामक एक स्थान है, जिसको नेपाल कभी कोई दावा भी करता है काला पानी हमारा है। तो वहाँ से ये उत्तराखंड से निकलती हैं। और ये जो फारदा है किस में आके मिल जाती है? जो फारदा नदी है ये आके घाघरा में मिल जाती है। ये घाघरा आ रही ना, घाघरा, तो घाघरा में आकर के फारदा मिल जाती है। तो जब घाघरा मिलती है तो उसके बाद फिर इसका जो है नाम घाघरा पड़ जाता है। नहीं तो इससे पहले नेपाल में घाघरा को कर्णाली नदी के नाम भी जाना जाता है, कर्णाली, ठीक है, कर्णाली, तो आप लोग सुने होंगे। तो इधर नेपाल में इसको कहते हैं। जब यहाँ पे आ जाती हैं तब ये घाघरा, फिर जब अयोध्या क्षेत्र में पहुँचते हैं तब इसी घाघरा को सरयू कहा जाता है। और ये जो घाघरा नदी है ना, ये जा करके फिर कहाँ पे? ये नेपाल, जो घाघरा नदी है ये ऐसे नेपाल से बहते हुए आ रही है। इधर से नेपाल से ही नहीं, ये निकलती है तिब्बत साइड से। जो घाघरा है ना आपकी, ये तिब्बत साइड से निकल के आती है। तो पूरा नेपाल पार करके आती है घाघरा, है ना। और फिर ये आकर के पटना के पास में ये गंगा जी में मिल जाती है। तो यानी कि जो घाघरा नदी है आपकी, वो किसकी सहायक नदी है? गंगा जी की सहायक नदी है ना। तो ये आपका देख लीजिए मैप में इसको। अच्छा, हम थोड़ा सा यूपी स्पेशल का आप लोग मैप भी थोड़ा सा करवा दें। जैसे आप लोग पूछते हैं ना कि नेपाल से यूपी के कौन कौन से ज़िले बॉर्डर शेयर करते हैं, तो नेपाल से यूपी के कुल कितने ज़िले बॉर्डर शेयर करते हैं? कुल 7 ज़िले हैं। कौन कौन से? पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, है ना, दिख रहा है ना। उसके बाद आपका बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो अब ये याद कैसे होगा? यहाँ तक दिख रहा है ना, महाराजगंज तक। तो ये याद कैसे होगा कि नेपाल से कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं ज़िले? तो इसको देखिए, ऐसे आप याद कर लिए कि लखन जो थे ना, लखन, लखन मतलब कौन? लक्ष्मण, जो लक्ष्मण भगवान थे। तो वो रहते थे कहाँ पे? पीला वस्त्र पहन करके वो वस्ती में रहते थे। ऐसे करके याद कर लिए कि लखन जो थे वो पीला वस्त्र पहन करके वस्ती में रहते थे। और एक दिन उनसे बलराम मिलने आए, और उसके बाद कहें कि आप तो मतलब सिद्ध हैं महाराज, है ना। बलराम मिलने और कहें उनसे, लक्ष्मण से, कि आप तो सिद्ध हैं महाराज, है ना, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ऐसे करके आप रिलेट करिए। तो इससे क्या होगा कि आपका देखिए, एक तो लखन हो गए आपके यानी लखीमपुर खीरी, और पीला वस्त्र पहनते थे तो यानी पीलीभीत हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? वस्ती में रहते थे तो आपका श्रावस्ती हो जाएगा। और उनसे बलराम मिलने आए तो बलरामपुर हो जाएगा। सिद्ध पुरुष से आपका सिद्धार्थनगर हो जाएगा। और महाराज हैं आप, वो कहें कि आप तो महाराज हैं, है ना, तो महाराजगंज हो जाएगा। और उसके बाद बहुत बहुत बधाई, बहुत से आपका बहराइच बना लीजिए आप, है ना। ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पूछा जाता है, ऑप्शन देते हैं करने कौन सा नेपाल बॉर्डर शेयर नहीं करता, कौन सा जिला, इस तरीके से। इधर से देखिए, ये है आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र।
यहाँ से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड से बॉर्डर से बुंदेलखंड में नहीं आता है ना। कहते हैं कि कौन सा जिला बुंदेलखंड में नहीं आता है, तो कौन कौन से हैं। देखिए आपका ललितपुर हो गया, फिर उसके बाद झांसी, फिर जालौन, हमीरपुर, महोबा, है ना, बांदा, चित्रकूट। तो अब ये कैसे याद होगा, तो ऐसे कुछ करके इसको याद कर लेना कि जा चित्र बा हमार, है ना, लेकिन मतलब झांसे मत पढ़ना, मोहना मत, है ना, लालच में मत पढ़ना। तो ऐसे करके आप अगर चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। जैसे कहा, जा से हो जाएगा जालौन, चित्र से आपका चित्रकूट हो जाएगा, बा से बांदा हो जाएगा, हमार से हमीरपुर हो जाएगा, मोहना से आपका महोबा हो जाएगा, और झांसा से झांसी हो जाएगा, और ललचाना मत मतलब ललितपुर हो जाएगा। ऐसे करके आप इसको मतलब याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूछ देते हैं कि दे देंगे और कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो जिला है वो बुंदेलखंड में नहीं पड़ता है, बुंदेलखंड का नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से पूछा भी गया है महोबा वाला इसी यूपी वाले पेपर में, मतलब पुलिस के। तो इस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे और भी यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है, आप फिर पूछ देंगे कि एमपी, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग 5 मिनट यूपी स्पेशल का। कहते हैं कि कौन सा जिला जो है वो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो आपका ललितपुर हो गया, है ना। उसके बाद जैसे क्वेश्चन अगर उनको पूछना है सबसे जो दक्षिणी जिला है यूपी का वो कौन सा आपका सोनभद्र है ना। इसी सोनभद्र में देखिए एक रिहंद नदी बहती है, जो रिहंद नदी है वो सोन नदी की सहायक नदी है। तो ये आपकी सोन नदी जाती है, सोन नदी कहाँ जाके मिलती है, गंगा जी में जाके मिल जाती है। आपकी जो सोन नदी है ना, वो सोन नदी बहते हुए आ रहे हैं, सोन नदी कहाँ निकलती है, अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश से निकलती है, और ये जाकर के गंगा जी में मिल जाती है सोन नदी। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं, कह देंगे कि ये सोन नदी सहायक नदी रिहंद नदी, इसी रिहंद नदी पर रिहंद बांध बनाया गया है। इसी रिहंद नदी पर ना रिहंद बांध बनाया गया, और जो रिहंद बांध जब बनाया गया ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ी एक झील बन गई है, जिसको आप लोग पूछते हैं कि कृत्रिम रूप से निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर, है ना। क्योंकि बहुत बड़ी झील है इस वजह से इसको सागर कहा जाता है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो पूछ देंगे आपसे कि किस जिले में है, तो ये सोनभद्र जिला में है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देते हैं। तो कृत्रिम रूप से सबसे बड़ी झील है, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नाम पर इसको झील का नाम रख दिया गया है। यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखिए आप लोगों से अक्सर कर पूछते हैं ना कि किस जिले में सबसे ज़्यादा वन है, यूपी के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन है, तो आपका सोनभद्र हो गया, है ना। पूछ देंगे कि यूपी के किस जिले में सबसे ज़्यादा एफटी आबादी है, तो क्या हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा आपका, है ना। देखिए चंद्रप्रभा पूछते हैं, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, चंदौली में, यहाँ से हो जाएगा, है ना। ये आपका देखिए अब इधर बढ़ेंगे, गाजीपुर है। गाजीपुर में क्या है कि गाजीपुर में देखिए, एक तो पहली बात जानिए कि गाजीपुर से और लखनऊ तक आपका एक एक्सप्रेसवे है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूछ देते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसको किसको जोड़ता है, तो गाजीपुर से लखनऊ तक है, 340 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब देखिए हमें लगता है 8 जिला शायद होकर के आता है, 8 या 9 एक बार कंफर्म करिए आप लोग, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, गाजीपुर में ही आकर के ना आपकी जो गोमती नदी है ना, गोमती नदी वो इसी गाजीपुर में आकर के मिलती है गंगा जी में। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो गोमती नदी है वो किस जगह पे आके मिलती है गंगा जी में, तो कहाँ पे, गाजीपुर में आकर के मिलती है। कहाँ से निकलती है, कभी आपसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर पूछ दें कि कहाँ से निकलती है जो आपकी गोमती नदी है, तो कहाँ से निकलती है, पीलीभीत से, ठीक है, पीलीभीत से आपकी निकलती है गोमती नदी। और पीलीभीत में एक झील है, फुल्लर झील, है ना, उसी फुल्लर झील से आपकी निकलती है कौन सी, गोमती नदी। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी, है ना, यहाँ पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ देंगे कि जो यूपी का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा है, यूपी का सबसे कम साक्षर जिला श्रावस्ती है। देखिए कैसे याद होगा, क्योंकि जो भगवान बुद्ध थे ना, गौतम बुद्ध भगवान, वो सबसे ज़्यादा अपना उपदेश कहाँ पे दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। तो अब रिलेट कर सकते हैं कि भगवान बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, फिर भी यहाँ पे जो है साक्षरता सबसे कम है ना। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं, श्रावस्ती आपका हो जाएगा। अब देखिए अगर और आपसे क्वेश्चन बनाना रहे तो क्या क्या बना सकते हैं, इधर से पूछ देते हैं नदियों से। जैसे देखिए इधर आप देखेंगे ना आपका, तो ये एक नदी बहती है चंबल नदी, ये आपकी चंबल नदी। पूछ देंगे कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, जो चंबल नदी है ना आपकी वो यमुना नदी की सहायक नदी है, यमुना में जाकर के मिल जाती है चंबल नदी। अब कहाँ पे मिलती है,
तो ये जा करके चंबल नदी इटावा में मिलती है ना। कैसे याद होगा, तो इसको आप याद कर सकते हैं चंबल, चंबल बन जाएगा चप्पल, और चप्पल जो है ईंट पर पहन करके लोग कहते हैं ना कि चप्पल पहन लो नहीं तो ईंट पैर में धंसेगा, इस तरीके से। तो मतलब ईंट का संबंध चप्पल से है कि चप्पल पहन लो तो आपको आराम रहेगा, है ना। तो ईंट से बन जाएगा आपका इटावा। ऐसे करके आप रिलेट कर लीजिए कि इटावा में आकर के चंबल नदी यमुना में मिल जाती है। जैसे आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि चंबल हो गया आपका, उसके बाद आपके देखिए एक नदी सिंध बहती है ना, सिंध। तो सिंध किसकी सहायक नदी है, ये भी जाकर के यमुना जी में मिल जाती है, आपसे पूछ देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, आपका केन है ना, केन है, एक और नदी है बेतवा है ना। तो केन भी आप करके जा करके कहाँ पे मिलती है, जो केन नदी है ये बांदा में जा करके यमुना जी में मिल जाती है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। अब याद कैसे होगा, केन बांदा में जाके मिलती है, तो देखिए केन, केन मतलब होता है क्रेन, है ना। तो क्रेन, क्रेन से किसी भी चीज़ को बांध करके निकाला जाता है ना। जब कोई भी गाड़ी उड़ी गिर जाती है तो क्या करते हैं, क्रेन से बांध करके निकालते हैं, तो बांध से आपका बांधा बन जाएगा। तो जो केन नदी है वो मध्य प्रदेश से बहते हुए आती है, एमपी से निकलती है, और ये जा करके किस में मिलती है, यमुना में। तो यमुना की सहायक नदी है और बांधा में जाकर के आपकी केन नदी मिल जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछ देते हैं, है ना। अब देखिए फोन आपका हो गया, फोन जो है वो गंगा जी की सहायक नदी है, इस तरीके से करके मिल जाएगी टोंस नदी। अब देखिए और क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए इधर इधर आपका एक हिंडन नदी बहती है, एक हिंडन नदी। आपसे पूछ देते हैं कि हिंडन नदी, ये आर में पूछा गया था, तो आपसे पूछ देंगे कि हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है। तो जो हिंडन नदी है ना वो भी यमुना की ही सहायक नदी है। और कहाँ से निकलती है, तो हिंडन नदी आपकी सहारनपुर से निकलती है। ये है आपका सहारनपुर। सहारनपुर के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। उत्तर प्रदेश सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली है। तो जो सहारनपुर है आपका, यहाँ से वो निकलती है और आकर के नोएडा में मिल जाती है। नोएडा में ये किससे मिल जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है आपकी हिंडन नदी। तो इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। बाकी देखिए ये सब आप लोग जानते हैं, ताला के लिए अलीगढ़ मशहूर है आपका। फिर उसके बाद इधर आप आएंगे तो आपका फिरोजाबाद आपका कांच की चूड़ी के लिए मशहूर है। फिर उसके बाद इधर से और क्या क्या, बिजनौर। देखिए बिजनौर बारे में जान लीजिए कि बिजनौर में ही गंगा जी प्रवेश करती हैं। जब जब ये उत्तराखंड से आती हैं ना गंगा जी, जब यूपी में प्रवेश करती हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस जिले में गंगा जी यूपी में प्रवेश करती हैं। तो कौन सा जिला है, बिजनौर जिला में वो प्रवेश करती हैं। और फिर उसके बाद वो बढ़ते हुए बलिया जिला से वो बाहर होते हैं, यानी जब आते हैं तो बलिया जिला के बाद वो फिर बिहार में चली जाती हैं। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना सकते हैं वो, है ना। तो इस तरीके से कभी कभी आपसे देखिए ये एक्सप्रेसवे से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपका एक गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो गंगा एक्सप्रेसवे है ना वो प्रयागराज से, ये आपका प्रयागराज ना, प्रयागराज को वो सीधे सीधे मेरठ से जोड़ेगा। ये है आपका मेरठ, है ना। ये हमें लगता है कि 590 किलोमीटर या कुछ ऐसे करके लंबाई इसकी, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका यूपी स्पेशल का था, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं। आपका मान लीजिए महोबा है आपका, तो महोबा से आपसे पूछ देंगे कि यूपी के किस जिले में सबसे कम आबादी है, तो आपका महोबा जिला, महोबा जिला में सबसे कम आबादी है। और जैसे पूछ देंगे कि यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो कौन सा है, हापुड़। हापुड़ जो है वो यूपी का सबसे छोटा जिला है। तो इसको भी आप लोग जानते रह गया, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देते हैं इस तरीके का कि कौन सा है। हरदोई, हरदोई बारे में मान लीजिए आपसे पूछ दें, तो हरदोई में देखिए फांडी है ना, फांडी आपका पूछ देते हैं फांडी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, हरदोई। कैसे याद होगा, तो कहते हैं ना कि फाड़, हर दिन खेत में फाड़ आ जाते हैं, तो हर दिन से क्या बन जाएगा, हरदोई, हरदोई, ठीक है। फांडी ये हो जाएगा आपका। यहाँ से इस तरीके से बरेली, बरेली बारे में आप लोग जानते ही होंगे, पशु वाला है ना, पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली में, इस तरीके से। तो यहाँ से किस किस टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। लखीमपुर खीरी में आप लोग जानते हैं ये जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से है, और दुधवा है ना, दुधवा वाला नेशनल पार्क कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में है ना। तो ये आपका हो गया यूपी स्पेशल। अब हम लोग करेंगे आगे का क्वेश्चन। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहे हैं कि निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं। तो किसको कहते हैं, यूरेनियम को। यूरेनियम को पीला केक भी कहा जाता है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 92, ठीक है। 92 इसका परमाणु क्रमांक होता है। इसको नाभिकीय रिएक्टर उक्टर में यूज किया जाता है, परमाणु बम बनाने नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का यूज होता है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति ने सन 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया। तो इसका आंसर क्या था, ये करंट का आपका क्वेश्चन था, गुलाम मुस्तफ़ा खान। इसका आंसर क्या था, गुलाम मुस्तफ़ा खान, है ना। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी करें कि एनटीए के पहले महानिदेशक के पद पर करें हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई थी। तो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर था आपका कि विनीत जोशी। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था कि G20 की बैठक सन 2018 में करें में होगी। तो इसका आंसर क्या था, ब्यूनस आयर्स, है ना। ये करंट का क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया था कि 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, करें जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। तो इसका आंसर क्या था आपका, राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। राजा राम मोहन राय देखिए एक तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, और दूसरी बात कि सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाना था ना, कब लगा था, 1829 में। ये भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसमें राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से मिलकर के सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो इसको आप लोग जानते रहिए। राजा राम मोहन राय को जो है ना, वो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है इनको, राजा राम मोहन राय को। और देखिए आपसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में अगर कुछ पूछ लें कभी, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ये विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था 1856 में इनके प्रयास से, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 में कौन सा विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। तो कुल मिलाकर अब देखिए आपसे मान लीजिए स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पूछ दें, तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप लोग जानते रहिए कि इनका जो बचपन का नाम था ना, वो था नरेंद्र नाथ दत्त। और इन्हीं का जो जन्मदिन है, जन्म दिवस, यानी 12 जनवरी, कब हुआ था इनका जन्म, 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में, स्वामी विवेकानंद जी का। तो इसीलिए 12 जनवरी को आपका जो युवा दिवस मनाया जाता है ना, राष्ट्रीय युवा दिवस, तो स्वामी विवेकानंद जी के ही जन्मदिन पे मनाया जाता है। तो 1902 में इनकी मृत्यु हुई थी। बेल्लूर पड़ता है वहाँ पे पश्चिम बंगाल में, बेल्लूर मठ है पश्चिम बंगाल में। तो इनके बारे में आप लोग जानते हैं कि 1893 में गए थे शिकागो में, जो विश्व धर्म सम्मेलन संबोधित किए थे स्वामी विवेकानंद जी। बाकी अरबिंदो घोष के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि इनका भी बंगाल में जन्म हुआ था, और ये एक मतलब दार्शनिक थे। पहले तो एक क्रांतिकारी थे, मतलब बचपन में एक क्रांतिकारी थे, लेकिन बाद में ये जा करके एक तरफ से सन्यासी के रूप में बन गए थे, सन्यासी बन गए थे अरबिंदो घोष। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 था कि निम्न में से किस देश को करें कि पहले फिलोन कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, श्रीलंका को पहले फिलोन के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 था आपका कि 1869 में करें कि नहर के खुलने से भारत यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो अब करें कि कौन सी नहर के खुलने से, इसको आप लोग मैप से देखिए जो फेज नहर है ना, फेज नहर आपका ये दिख रहा है लाल सागर, ये है लाल सागर, और यहाँ पे आपका भूमध्य सागर। तो इसी भूमध्य सागर को ये लाल सागर से जोड़ती है फेज नहर। यहाँ पे मिस्र देश है, तो इसी मिस्र देश में पड़ती है फेज नहर। तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर जोड़ती है। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य सागर से लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, फेज नहर आपकी। और उसके बाद देखिए ये आपका बाबल मंदाब, तो बाबुल मंदाब पार करके फिर आ जाएंगे इधर। तो जब फेज नहर नहीं बनी थी ना, तो पूरा अफ्रीका उधर घूम करके आना पड़ता था, जब इधर आना होता था, हिंद महासागर साइड इंडिया आना होता था। तो इस वजह से जब फेज नहर बन गई तो बहुत ज़्यादा दूरी कम हो गई। तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है आपकी। ये है आपकी पनामा नहर, यहाँ पे पनामा देश में स्थित है पनामा नहर। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि पनामा नहर किस किस को जोड़ती है। तो आप लोग जानते रहे जो पनामा नहर है ना, वो प्रशांत महासागर को आपका अटलांटिक महासागर जोड़ती है। इधर ये आपका अटलांटिक महासागर है, इधर आप देखेंगे, ये देखिए, तो ये है आपका अटलांटिक महासागर। तो यहाँ से क्वेश्चन वो बनाते हैं कि पनामा नहर जो है वो किस किस को जोड़ती है। तो वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो पनामा नहर है वो प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ती है, क्योंकि ये कैरिबियन सागर जो है ये इसी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। तो प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ती है पनामा नहर, है ना। ये कहाँ पे, पनामा देश में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ये है आपकी कील नहर, जो कील नहर था ना ऑप्शन में, ये है कील नहर। देखिए यहाँ पे है कील नहर, कील नहर आपकी जर्मनी में पड़ती है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि कील नहर किस किस को जोड़ती है। तो किस किस को जोड़ेगी, उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कौन सी, कील नहर। ये बहुत ही व्यस्ततम, व्यापार की दृष्टि से बहुत ही व्यस्ततम नहर है कील नहर। तो ये किस किस को जोड़ेगी, देखिए ये आपका उत्तर सागर और ये है बाल्टिक सागर। तो उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है आपकी कील नहर, यहीं पे है जर्मनी में। तो यहाँ ऑप्शन में क्वेश्चन था ना ये, तो इसको आप लोग जानते रहे कील नहर किस किस को जोड़ती है। ये है आपकी वोल्गा नदी, वोल्गा
देखिए ये है ना, तो जो वोल्गा नदी है वो रूस से निकलती है और ये आकर के कैस्पियन सागर में गिर जाती है। वोल्गा नदी कहाँ में गिरती है? कैस्पियन सागर में। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि वोल्गा नदी कहाँ गिरती है जाकर के, किस सागर में? कैस्पियन सागर में। कहाँ निकलती है? रूस से। तो ये यूरोप की जो है ना सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो जहाँ जा करके किस सागर में गिरती है। तो इसको आप लोग जानते रहिएगा, ये है आपकी वोल्गा नदी। अब क्वेश्चन नंबर था आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसका तो आंसर फेज हो ही गया क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 था आपका कि गणतंत्र दिवस सन 2018 की परेड के मुख्य अतिथियों में से कौन एक मुख्य अतिथि थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंग सान फूकी। ये उस समय वहाँ प्रधानमंत्री थे आंग सान फूकी। इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था आंग सान फूकी को पहले। बाद में फिर उसके बाद जब वहाँ पे मतलब ये हुआ ना, जो रोहिंग्या थे उनको जो भगाया गया, तो बाद में इनको मतलब लौटाना पड़ा था। अपना नोबेल जान रहे होंगे आप लोग, चर्चा में था। तो देखिए आंग सान फूकी क्यों? क्योंकि मुख्य अतिथि जो थे ना गणतंत्र दिवस पे जब बुलाया गया था, तो आसियान देश जितने थे सबको बुलाया गया था, सबके मुख्य अतिथि आए थे मतलब वहाँ से। तो आसियान देशों में चूंकि म्यांमार भी आता है, तो इस वजह से इसमें ऑप्शन में और बाकी आसियान के देश नहीं है, यही है। तो आंग सान फूकी हो जाएगा। और देखिए आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, कभी कभी पूछ देते हैं ना कि आसियान देश में कुल कितने देश सम्मिलित हैं इस समय। तो इस समय आसियान में कुल 11 देश हैं, पहले 10 हुआ करते थे, लेकिन अब एक उसमें और जुड़ गया है, तिमोर लिस्टे नाम का देश है ना। तो अब आसियान में कुल 11 देश हो गए हैं, तो इसको भी आप लोग जानते रहिए। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था कि निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर था आपका अमेजन। ये करंट अफेयर्स का आपका क्वेश्चन था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था कि निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो इसका आंसर था आपका विक्रम साराभाई, है ना, विक्रम साराभाई। अच्छा, तो ऑप्शन में आप लोगों को दिख रहा होगा और भी ना, सीवी रमन। सीवी रमन कौन थे? सीवी रमन थे, इनका पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। ये भारतीय भौतिक शास्त्री थे, भौतिक विज्ञान के थे। यही सीवी रमन ही प्रकाश की प्रकीर्णन पर जो उठा हुआ था ना, तो इसके लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है ना, सीवी रमन को। कब मिला था? 1930 में। 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसे आप लोग रमन प्रभाव पढ़ते हैं ना, रमन प्रभाव के नाम से। तो यही है सीवी रमन। जेसी बोस कौन है? जेसी बोस का मतलब जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस जो क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किए थे। क्रिस्कोग्राफ क्या होता है? जो पौधों की वृद्धि को मापने का काम आता है, क्रिस्कोग्राफ। तो इसका आविष्कार कौन किए थे? यही जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस। होमी जहांगीर बाबा को भी आप लोग जानते ही होंगे। तो अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 था आपका कि अ बेटर इंडिया, करें कि अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? NR नारायण मूर्ति, है ना। NR नारायण मूर्ति है कौन? नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के संस्थापक हैं, नारायण मूर्ति वही। और ये उनकी पत्नी है नारायण मूर्ति जी की, शशि थरूर को आप लोग जानते ही होंगे। शशि थरूर एक राइटर हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं शशि थरूर, है ना। और किरण बेदी, ये भारत की पहली IPS महिला अधिकारी किरण बेदी थी, है ना। तो इस समय ये पॉलिटिक्स में है, उपराज्यपाल हैं। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 था कि निम्न खिलाड़ियों में से कौन सन 2018 की हालिया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज, तो ये अभी आपका सम्मिलित नहीं था, तो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या था? टिम पेन इसका आंसर था, करंट का ये क्वेश्चन था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। करें कि फारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है, कितना होता है? फारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। फिर ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है कि काफ़ी काजू ये सब तो है ही, चाहे जो मोटे अनाज हैं, ये बागान फसल नहीं है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 था कि तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरहर को तूर दाल के नाम से जाना जाता है ना, अरहर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में था कि का प्रयोग हवा के करें कि बल के वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? एनीमोमीटर का।
ये स्पीडोमीटर क्या होता है, जो स्पीडोमीटर गाड़ी में लगा रहता है ना स्पीड बताने के लिए, तो स्पीडोमीटर होता है। लैक्टोमीटर जो होता है दूध में पानी की मात्रा को नापने के लिए काम आता है कि दूध में कितना पानी की मिलावट है। तो लैक्टोमीटर होता है आपका। थर्मामीटर आप लोग जानते हैं, तापमापी जो थर्मामीटर या एनीमोमीटर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि हवा की बल और वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या हो जाएगा, एनीमोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 था आपका कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। कह रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या होगा इसका आंसर 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, क्योंकि हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था 14 सितंबर 1949 को, है ना। इसीलिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो है वो राजभाषा का दर्जा मिला था, तो इसीलिए 14 सितंबर को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अब ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहे हैं कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 क्या था आपका, देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं, देख रहा ना, कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पे है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका मुख्यालय है मुंबई। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, जो निफ्टी होते हैं ना, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध 50 प्रमुख शेयरों का सूचकांक होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध 50 प्रमुख शेयरों का जो सूचकांक होता है वो निफ्टी होती है आपकी। तो उस पर जो दर्ज किया गया था ना वही होता है आपका क्या, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कर रहे हैं कि निफ्टी जो होती है ना, निफ्टी वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध 50 प्रमुख शेयरों का एक सूचकांक होता है। कह रहे हैं ये भारत का सबसे बड़ा तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है ना, कौन, आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर, और ये सब तो आप लोग जानते हैं, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, दिल्ली आप लोग जानते हैं, बंगलोर जो है आपका कहाँ का, कर्नाटक का है, कर्नाटक की राजधानी बंगलोर है ना। और देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहे हैं कि भारत की केंद्र सरकार ने सन 2018 को करें कि का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया, तो इसका आंसर क्या था, मोटे अनाज। एक तरह से करंट का क्वेश्चन था। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया था कि कह रहे हैं कि एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नवचंदी मेला। नवचंदी मेला जो है ना खूब पूछा जाता है, कहाँ मनाया जाता है, मेरठ में। और इसको जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है ना नवचंदी मेले को, तो इसलिए। और एक देखिए ये जो गंगा मेला है ना, गंगा मेला का अलग अलग जगह दे रहे हैं, कभी कभी कहीं कहीं दे रहे हैं कि इसको कानपुर में मनाया जाता है, तो कहीं इसका अलग भी दे रहे हैं गंगा मेला का। वैसे कानपुर नहीं तो कहीं कहीं गढ़मुक्तेश्वर भी दे रहा था कि हापुड़ में, तो गंगा मेला बहुत कंफर्म नहीं है। वैसे हमारे सब कानपुर में ही मनाया जाता है सर गंगा मेला के नाम से। सिकरी वाला जो है ये गाजियाबाद में है ना, सिकरी मेला कहाँ मनाया जाता है, गाजियाबाद में सिकरी मेला, कुंभ मेला आप लोग जानते ही हैं। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 था कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी, तो किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पेनिसिलिन खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लुई पास्चर किसकी खोज किए थे, जो आपका रेबीज के टीके की खोज ना, रेबीज के टीके की खोज कौन किए थे, लुई पास्चर है ना। ग्राहम बेल किसके किए थे, तो आप लोग जानते हैं टेलीफोन के आविष्कारक हैं ग्राहम बेल, है ना। और आर्किमिडीज, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है पढ़े होंगे आप लोग ना, प्लावन बल वाला, तो आर्किमिडीज वो है आपकी। क्वेश्चन नंबर 25 था आपका कि भारतीय संविधान की करें कि भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है, तो भाषा किसमें है, अनुसूची 8 में है भाषा किसमें है, अनुसूची 8 में। कुल कितनी भाषाएं अनुसूची 8 में दर्ज हैं, 22 भाषाएं, है ना, कुल 22 भाषाएं अनुसूची 8 में दर्ज हैं। अब देखिए जो 11वीं अनुसूची है इसमें क्या है आपका, तो जो 11वीं अनुसूची है ना, वो देखिए पहली बात तो ये जानिए कि 11वीं अनुसूची जोड़ी कब गई थी, तो 73वां संविधान संशोधन करके, कब, 1993 में 73वां संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया था। ये पंचायती राज से संबंधित है, जो 11वीं वाली आपकी ये पंचायती राज से संबंधित है। जो चौथी वाली ये क्या है, तो ये है कि राज्यसभा में राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन से संबंधित, जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है ना,
तो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की जो होते हैं प्रतिनिधि, तो सीटों के आवंटन से संबंधित है आपका चौथी अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है, 12वीं अनुसूची आपका नगर पालिका से संबंधित है ना। 12वीं अनुसूची की फिर नगर पालिका से, इसको 74वां संविधान संशोधन, 73वां से तो उसको जोड़ा गया था 11वीं वाली, और जो 74वां संविधान संशोधन करके 12वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई थी। ये भी तभी किया गया था 1993 में ही इसको भी करके जोड़ा गया था। तो ये आपका एक तरफ से शहरी क्षेत्र का जो स्थानीय स्वशासन होता है उससे संबंधित है आपकी 12वीं वाली। तो कब जोड़ी गई थी, जो 74वां संविधान संशोधन करके 12वीं जोड़ी गई थी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था कि करें कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। करें किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो ये देखिए महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है ना। बाकी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हुए और राज्यपाल महान्यायवादी, इन सब लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना। महान्यायवादी आपके राष्ट्रपति के प्रभाव पर्यंत ही रहते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकते हैं। अब देखिए, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 था कि पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। तो इसका आंसर क्या था, केरल है ना। केरल ऐसा आपका राज्य है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28 कि उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। करें उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उरेथरा इसका आंसर था, है ना, उरेथरा। क्वेश्चन नंबर था आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 था कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को। 11 नवंबर को आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है 11 नवंबर को, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनकी जयंती है 11 नवंबर, है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चूँकि शिक्षा मंत्री थे भारत के पहले, इसीलिए 11 नवंबर उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया था, देखिए कह रहे हैं आपसे कि संसद द्वारा 8 सितंबर सन 2016 को पूछा गया था कि संविधान संशोधन अधिनियम सन 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर था 101वें। ठीक है, ये देखिए अधिनियम जब बनाना तो आपका 101वां हो जाएगा, लेकिन अगर कह देते हैं कि जो जीएसटी के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया था, तो वो विधेयक जो था वो 122वां विधेयक था। विधेयक आपका 122वां नंबर का था, लेकिन जब संशोधन हो गया तब वो आपका कौन सा हो गया, 101वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, विधेयक मतलब बिल होता है, और जब वो बिल पास हो जाती है राज्यसभा लोकसभा से, फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर हो जाता है, तब वो आपका अधिनियम बनता है, यानी एक्ट, है ना। तो ये आपका 101वां था इसका आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 था कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है ना। पूछ देना कि कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो अभी हम आप लोगों को बताया था ना बुंदेलखंड में कौन कौन आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा महोबा। अब इसको आप लोग एक बार फिर से मैप से देख लीजिए, कौन कौन से जिले आपके बुंदेलखंड में आते हैं। तो देखिए ऑप्शन में था ना आपका महोबा, तो ये आपका महोबा हो गया। कुल मिला के यूपी का 7 जिला जो है वो बुंदेलखंड में आता है। बाकी कुछ एमपी के भी जिले बुंदेलखंड में आते हैं, लेकिन आपको यूपी का जिला याद होना चाहिए। तो कौन कौन सा है, पहली बात तो हो गया जालौन हो गया, है ना, चित्रकूट हो गया, बांदा, फिर हमीरपुर, महोबा, और कौन, झांसी, ललितपुर। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि यूपी के कुल 7 जिले जो हैं वो बुंदेलखंड में आते हैं। और ये श्रावस्ती के बारे में आप लोग जानते हैं, श्रावस्ती जो है सबसे कम साक्षरता दर है श्रावस्ती में। और जौनपुर में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। अगर आपसे लिंगानुपात पूछ देना कि किस यूपी के किस जिले का सबसे ज़्यादा है, तो वो जौनपुर है। जौनपुर का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। लिंगानुपात का मतलब कि जहाँ पे 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, ये देखा जाता है कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं। तो यहाँ पे जौनपुर में ज़्यादा हैं, पुरुषों से भी ज़्यादा हो जाएंगी, तो इस वजह से लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है आपका जौनपुर में। ये क्वेश्चन नंबर आपका 32 था कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, करें कि देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है। करें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना था, कितना है, तो 7.3%। ठीक है, 7.3% है। अब ये कैसे निकलेगा, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए। अगर याद है तब तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप निकाल भी सकते हैं। जो आपका भारत का क्षेत्रफल है
वो कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना। ये भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263। और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 2,43,286। तो अगर एग्जैक्ट नहीं भी याद है तो आपको कम से कम 32,87,000 भारत का याद होना चाहिए मोटा मोटा, और 2,43,000 उत्तर प्रदेश का। तो आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन याद हो तो और अच्छा है, तुरंत हो जाएगा आपका, है ना। तो 7.3%। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका था कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो इसको फूरफेन कहा जाता था। अब इसको आप लोग ना एक बार किताब में देख लीजिए। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ये एलिफेंट है आपका, इसमें आप लोग देखे भी होंगे। तो कह रहे हैं कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों, ठीक है, 16 जनपदों में बटा हुआ था। कह रहे हैं कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि किस ग्रंथ से मिलती है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अब यहाँ पूरा आप लोग देख लीजिए, आपका ये है आपका पूरा। तो यही पूछा गया था ना फूरफेन वाला, ये आपका फूरफेन। तो फूरफेन वाला जो क्षेत्र है मथुरा है ना, राजधानी कहाँ थी, फूरफेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछते हैं, गांधार पूछ देंगे, फिर अफमक है ना, मत्स्य। तो एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, है ना। पूरा देखिए, ये मगध है, मगध की कहाँ थी, गिरिब्रज या फिर राजगिरी, है ना। वत्स की आपकी कौशाम्बी, यहाँ पे आपका ये 16 महाजनपद है उनकी राजधानी। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था कि निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या था आपका, इसका आंसर था रहीम, है ना, रहीम। और देखिए मलिक मोहम्मद जैफी को आप लोग जानते होंगे, इनकी रचना कौन सी है, पद्मावत, जिस पर फिल्म भी बनी थी ना। तो पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जैफी की रचना है। कभी पूछ दें आपसे, जियाउद्दीन बरनी को आप लोग जानते होंगे, ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 था आपका कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का, मदन मोहन मालवीय थे। संपादक कौन थे, मदन मोहन मालवीय। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या था, 1968, है ना, 1968 में। क्वेश्चन नंबर 35 था आपका कि निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन थे, दशवंत, है ना, दशवंत जो थे। इसका आंसर हो गया आपका दशवंत। ये आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 था कि फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे, करें जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 38 का। इसका आंसर देखिए, कहीं कहीं खूफी महाराज दे रहा है, कहीं कहीं मुस्तरी बाई दे रहा है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, कहीं कहीं आपको मुस्तरी बाई मिलेगा, कहीं कहीं खूफी महाराज मिलेगा। तो आप लोग इसको थोड़ा सा, इसमें डाउट है क्या है, इसका 100% क्लियर नहीं है इसमें, है ना। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 था आपका कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, पूर्ण विराम कहते हैं, है ना, सिंपल सी बात है। अब देखिए आपका अर्ध विराम कैसे होता है, तो अर्ध विराम आपका केवल ऐसे काम आप कर देंगे, ऐसे आपका अर्ध विराम हो जाता है। जो विवरण चिन्ह कैसे दिया जाता है, तो विवरण वाला ऐसे करके आपका ये आपका विवरण चिन्ह हो जाता है। अल्प विराम अगर आपसे कहें तो अल्प विराम तो इसमें है ना, उप विराम अगर कैसे होता है, तो देखिए उप विराम ये होता है ना, ऐसे बस दो ठो ऐसे बिंदी दे दी जाती है, तो आपका ये उप विराम हो जाता है, ऐसे केवल, है ना, उप विराम। अब ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40। करें कि माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट किए। तो लोहे का चना चबाना मतलब क्या होता है, बहुत कठिनाई झेलना, है ना, लोहे का चना चबाना मतलब बहुत कठिनाई झेलना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 था आपका कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो इसका आंसर क्या होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसका हो जाएगा आपका विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, है ना, मतलब किसी बहुत बड़े आदमी की तुलना किसी बहुत सामान्य व्यक्ति से करना, तो विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना ये हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया था आपसे कि
कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होगी वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा आपका। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, है ना। तो चारु मतलब च, फिर चंद्र मतलब च, फिर चंचल, तो च च च की बार बार आवृत्ति हो रही है ना, तो वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यमक में क्या होता है? यमक में होता है कि जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे, वहाँ आपका यमक अलंकार होता है। मतलब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और हर जगह क्या हो, भिन्न भिन्न अर्थ दे, तो आपका यमक होता है। जैसे आपका उदाहरण में कि कनक कनकते फौगुनी मादकता अधिका या खाए बौराए जो हुआ पाए बौराए, तो यहाँ पे जो कनक आता है ना, एक कनक का मतलब सोना होता है, एक का ददूरा होता है। तो कह रहे हैं कि कोई शब्द एक से अधिक बार आए, तो दो बार आए ना, कनक कनक दो बार हो गया, और प्रत्येक स्थान पर वो अलग अलग उसका अर्थ देता है ना, तो भिन्न भिन्न अर्थ दे, तो आपका यमक हो जाएगा। ये है आपका फ्लेफ। तो फ्लेफ क्या होता है? देखिए जो फ्लेफ है ना, फ्लेफ का मतलब होता है चिपका हुआ। फ्लेफ का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ। तो फ्लेफ में होता है कि जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ पे आपका फ्लेफ अलंकार होता है। यानी कि कोई एक ही शब्द है, उसका एक से अधिक अर्थ निकलता है फ्लेफ में, है ना। फ्लेफ का मतलब ये होता है उसमें चिपका हुआ, यानी कि कई अर्थ निकलते हैं। जैसे उदाहरण तौर पर आप ले सकते हैं कि रहमान पानी राखिए बिन पानी फून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो यहाँ पर जो पानी शब्द आता है ना, पानी, उसका तीन अर्थ निकलता है ना। एक ही शब्द है पानी, लेकिन उसका तीन अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए वहाँ पे आपका फ्लेफ हो जाएगा। और उपमा में क्या होता है? उपमा अलंकार में समान धर्म स्वभाव शोभा गुण आदि के आधार पर, ठीक है, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है। इसमें एक तरफ से उपमा वाले में तुलना की जाती है दो वस्तुओं की, है ना। तो इसमें आपको वाचक शब्द कुछ देखने को मिलते हैं उपमा वाले में, जैसे फम फा फी प्रदीप, है ना, फरीफ तुल्य, इस तरीके कुछ में वाचक शब्द भी देखने को मिलते हैं उपमा वाले में। इसको उदाहरण आप ले सकते हैं कि राम का मुख कमल के समान सुंदर था, सुंदर है ना। राम का मुख कमल के समान सुंदर है, तो राम के मुख की कमल से क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। तो राम का मुख कमल के समान, है ना, तो एक तरफ से क्या हो रहा है? तुलना की जा रही है कि राम का मुख कमल के समान। तो किसी चीज़ की उपमा दी जाती है, तुलना की जाती है दो वस्तुओं में आपका, तो वहाँ पे आपका क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका कि जो माफिक फम छंद है, करें कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, करें उसे कहते हैं। तो जिसमें 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में, वो क्या होती है? आपकी चौपाई होती है। चौपाई जो है वो फम मात्रिक छंद है। इसको भी कभी कोई पूछ देते हैं कि चौपाई कैसा छंद है, तो चौपाई फम मात्रिक छंद है ना। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं, और लास्ट में आपको गुरु देखने को मिलता है ज़्यादातर चौपाई में, है ना। और ये आपका दोहा। तो दोहा में क्या होता है? दोहा जो है, इस दोहा में जो प्रथम और तृतीय चरण होता है ना, जिसे हम विषम विषम कहते हैं, प्रथम और तृतीय चरण वाला, वो आपका 13 मात्रा होती है। प्रथम और तृतीय यानी 1 और 3 आपका हो ही गया, तो प्रथम और तृतीय यानी 13। प्रथम और तृतीय में कितनी मात्राएं? 13 होती हैं। और जो द्वितीय और चतुर्थ वाला होता है, यानी जिसे हम फम चरण कहते हैं, उसमें 11 मात्रा होती है ना। किसमें? दोहा में। पहला और तीसरा वाला, पहला और तीसरा से ही आपका 13 बन जा रहा है, तो पहला और तीसरा वाले जिसको हम विषम कहेंगे, उसमें कितनी मात्राएं होंगी? 13। और जो आपका दूसरा और चौथा होगा जिसे फम चरण कहेंगे, वो उसमें कितने होंगे? 11 मात्राएं होते हैं दोहा में। और इस दोहा का उल्टा होता है फोरठा। तो फोरठा में क्या हो जाएगा फिर? तो फोरठा जो है ना, किसका उल्टा होगा? क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ देते हैं कि फोरठा किसका उल्टा है? दोहा का। याद कैसे होगा? देखिए, फोर का संबंध है दोहा से। कभी कभी नहीं होता है कि कुछ लड़के फोर कर रहे होते हैं, तो लोग जाते हैं कहते हैं, कोई टीचर उचर होते हैं उनको 2 हाथ मार देते हैं, है ना। तो 2 हाथ मतलब क्या हो जाएगा? 2 हाथ मतलब दोहा। तो दोहा का संबंध किससे? फोर से है। जब फोर होता है तभी ऐसा करते हैं, है ना। तो फोर का संबंध कहीं ना कहीं दो हाथ से है, तो दोहा मतलब दोहा। दोहा का उल्टा होता है फोरठा। ऐसे करके इसको आप लोग याद कर लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि किसका दोहा का उल्टा क्या होता है? फोरठा होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है फोरठा में? फोरठा में जो है वही उल्टा हो जाएगा कि जो इस छंद की जो विषम चरण में 11 मात्राएं होंगी, और फम में कितनी हो जाएंगी? 13 हो जाएंगी, क्योंकि दोहा का ही उल्टा होता है। और रोला में क्या होता है? रोला में होगा कि इस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, है ना। रोला में कितनी कितनी?
24 मात्राएं होती हैं। कैसे याद होगा? तो जो रोलर होता है ना, रोलर, तो लोग नहीं कहते हैं, जब रोड बन रहा होता है तो लोग कहते हैं कि रोलर से 2-4 बार इसको रोल दो, है ना, ऐसे बोलते हैं ना कि 2-4 बार रोल दो। तो 2-4 अब लिखेंगे ना, तो 2 और 4 तो आपका बन जाएगा 24। तो जो रोला होता है उसमें 24 मात्राएं होती हैं। यहाँ फिर क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, तो रोला में कितनी मात्राएं होंगी? 24 मात्राएं रोला में होती हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 44 था कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। कह रहे हैं कि रेखांकित शब्द का समास होगा। तो इसमें क्या है? अव्ययी भाव समास है। सिंपल सी बात है, क्योंकि अव्ययी भाव समास कहाँ होता है? अव्ययी भाव समास होता है कि जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय हो और वो प्रधान हो, वहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास होता है। कहने का मतलब कि जो पहला वाला पद होता है ना, इसका अव्यय होता है, और दूसरा वाला पद आपको संज्ञा देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहला वाला आपका अव्यय हो गया, और जीवन क्या है? ये संज्ञा है ना। ज़्यादातर इसमें उपसर्ग भी लगा रहता है। कहने मतलब ये देखिए आ है ना, तो ये आपका उपसर्ग है। जीवन आपका मूल शब्द है, उसमें उपसर्ग है, तो उपसर्ग आपको देखने को मिलेगा अव्ययी भाव वाले में ज़्यादातर, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तत्पुरुष में क्या होता है? तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। आपसे भी पूछ देते हैं कि इसका कौन सा अंतिम पद तत्पुरुष समास का समास जो है प्रधान होता है। और इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर सभी जो होते हैं कारकों में विभक्तियां लगा करके इसका क्या करते हैं? समास विग्रह। तो जो तत्पुरुष होता है ना, उसमें विभक्ति लगा करके इसका समास विग्रह किया जाता है। जैसे आपको देखने को मिलेगा कि स्वर्ग प्राप्त, तो इसको जब आप करेंगे इसका संधि विच्छेद ना, तो संधि विच्छेद नहीं, समास विग्रह करेंगे, समास है ना, तो समास विग्रह जब इसका आप करेंगे तो क्या होगा? स्वर्ग प्राप्त का मतलब हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त, है ना। आपको मिलेगा कि रोग पीड़ित, तो क्या हो जाएगा? रोग से पीड़ित। इस तरीके से उसमें आपको मिल जाएगा, विभक्ति मिल जाएगी। फिर क्या मिल रहा है कि रोग से, तो से आपका क्या है? वहाँ पे एक तरफ कारक है ना, तो आपको उसमें विभक्ति लगानी पड़ती है कोई ना कोई। अब देखिए कर्मधारय, तो आपका हो ही जाएगा। आप लोग जानते हैं कर्मधारय और द्विगु, द्विगु में आपको संख्यावाची देखने को मिल जाता है ना। कर्मधारय में क्या होता है? कर्मधारय समास में ना आप लोग होता है कि कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण और दूसरा जो पद होता है वो विशेष्य आपको होगा। ठीक है, प्रथम पद विशेषण और दूसरा वाला क्या होगा? विशेष्य होता है। विशेष मतलब संज्ञा होता है दूसरा वाला। पहला विशेषण होगा, दूसरा आपका संज्ञा होगा, तो वहाँ पे आपका कर्मधारय होता है। जैसे आपको मिलेगा कि पीताम्बर, तो इसको आप करेंगे ना तो बनेगा कि पीत है जिसका अंबर, है ना। तो पहला वाला आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे प्रथम पद विशेषण होगा, दूसरा वाला विशेष्य अथवा संज्ञा मिलेगा आपका कर्मधारय में। द्विगु वाला आप लोग जानते हैं कि संख्यावाची होता है पहला वाला, है ना। द्विगु में क्या होता है कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो और जो अंतिम पद हो वो क्या हो? मतलब अंतिम पद संज्ञा हो। पहला वाला क्या हो? संख्यावाचक हो, अंतिम पद उसका संज्ञा होता है, तो आपका द्विगु समास होता है। जैसे चारपाई हो गया, पंचवटी हो गया, इस तरीके का आपका मिलेगा इसमें, है ना, द्विगु हो जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 45 कि करुण रस का अस्थाई भाव। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा? तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? फोक होगा, है ना। करुण रस का अस्थाई भाव फोक। और क्रोध किसका होता है? क्रोध जो होता है ना वो रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है ना। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होगा? क्रोध। और उत्साह आपका किसका होता है? तो वीर रस का अस्थाई भाव आपका उत्साह होता है। और विस्मय जो होता है ये आपका अद्भुत रस का होता है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय या फिर आश्चर्य होता है। ठीक है, तो विस्मय या आश्चर्य होता है वो अद्भुत रस का आपका होता है अस्थाई भाव। फिर उसके बाद ये है आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहे हैं कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे, है ना। वर्णों के समुदाय को क्या कहेंगे? वर्णमाला। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान प्रयोग होता है, अक्षर और क्रिया, इसको आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 था आपका कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो इसमें स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? अश्विनी, क्योंकि ज़्यादातर जो ई लगा रहता है ना वो आपका किस में जाता है? स्त्रीलिंग में जाता है। और जो अकारांत होते हैं वो आपका पुल्लिंग में जाते हैं, तो इसमें अश्विनी है ना, तो आपका क्या हो? ई लास्ट में आ रहे हैं ना, तो ज़्यादातर वो स्त्रीलिंग में जाता है, तो अश्विनी हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग, है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 48। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? डिबिया। डिबिया का डिबिया नहीं होता है, डिबिया का डिबिया होता है। डिबिया, है ना, डिबिया नहीं होता, डिबिया होता है। फिर उसके बाद ये था आपका क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्नलिखित वाक्यों में से कह रहे हैं कि संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो संबंध कारक आपको बताना है। अब इसमें आप लोग पहले तो ये जानिए कि कारक जो है वो होते क्या हैं। तो संज्ञा
सर्वनाम के जिस रूप से, ठीक है, उनका क्रिया से संबंध होता दिखाया जाता है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, कारक होगा। अब जैसे अब संबंध कारक होगा, है ना। अब देखिए करें कि निम्नलिखित वाक्यों में संबंध कारक करें कि राधा का कुत्ता से, तो राधा का कुत्ता से यहाँ पे क्या है, संबंध दिखाया जा रहा है ना, कि राधा का कुत्ता से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा आपका। इसमें आपको एक तरफ से लगाव भी देखने को मिलता है, प्यार संबंध वाले में, तो राधा का कुत्ता से लगाव दिखाया जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। संबंध कारक का मतलब होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। तो यहाँ पे कुत्ता के साथ राधा का लगाव प्रतीत हो रहा है ना, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, संबंध कारक। या फिर इसको विभक्ति से भी पहचानते हैं। जैसे होता है ना कि कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, फिर संप्रदान की विभक्ति होती है कि को, के लिए, अपादान से, संबंध में आपका आता है का, की, के, रारी, रे, तो इसमें देखिए का आ रहा है ना, का, तो विभक्ति से भी आप पहचान सकते हैं। संबंध कारक की विभक्ति होती है का, की, के, रारी, रे। अधिकरण में होता है में पर, संबोधन में होता है हे, अरे, अजी, अहो, ऐसे आता है। तो इसकी जो विभक्ति है का, इसे भी आप पहचान सकते हैं क्योंकि ये संबंध कारक की विभक्ति है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 50 था, करें कि इसमें क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से करें विशेषण को पहचानिए। तो विशेषण कौन सा है, ऐतिहासिक इसमें विशेषण है। क्यों, क्योंकि इसका जो मूल शब्द होता है ना, जो संज्ञा होता है इसका, वो होता है इतिहास। तो इतिहास से बनता है ऐतिहासिक, है ना, इतिहास से बना ये ऐतिहासिक, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, विशेषण है ऐतिहासिक। अब क्वेश्चन नंबर था आपका 51। क्वेश्चन नंबर 51 में करें कि जागना मूल रूप, करें कि क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। तो इसमें आपको पहले आप लोग जानिए प्रेरणार्थक होता क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया होती है कि जिस क्रिया, ठीक है, जिस क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें क्या होता है कि जो कर्ता होता है ना, वो खुद काम नहीं करता है, वो दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो वहाँ पे होते हैं आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कहने मतलब उदाहरण के तौर पर कि माँ नौकरानी से कपड़ा धुलवाती है, तो माँ खुद नहीं धुल रही है, माँ नौकरानी से कपड़ा धुलवाती है, यानी किसी और से करवाया जा रहा है ना, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि जगवाना क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए भाई, कोई अगर सोने जा रहा है तो किसी से यही कहेगा ना कि हमें जगा देना, तो जो सोने जा रहा है वो तो करता हो गया आपका, वो किसी और से करवा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस वजह से जगाने के लिए कर रहा है ना, ये थोड़ी कहेगा कि जगवा देना, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जगाना आपका हो जाएगा। करें कि मूल रूप से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी, जगाना। इसमें कर्ता खुद नहीं काम करता है, दूसरे से मतलब करने के लिए प्रेरित करता है, वहाँ पे होता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 52 था कि निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, तो यहाँ पे कार्य पूर्ण तो हो गया, पूर्ण वर्तमान काल है ना, तो अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, इसमें हो जाएगा। बाकी इसमें तो होगा नहीं, वह घूमने जा रही है तो जा रही है, अभी ये इसमें कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं। वह पढ़ रहा था, लेकिन क्या बीत तो गया समय, लेकिन वो कंटिन्यूटी थी, मतलब पूरा नहीं हुआ, कहने मतलब बीत गया है, बीता हुआ है, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी थी, है ना, पूर्ण नहीं हुआ था। मैं बाहर जाऊंगी तो भविष्य का हो गया, हुआ नहीं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहे हैं कि सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है, तो इसमें कौन सा काल हो जाएगा, अपूर्ण भूत, है ना। सुरेश गीत गा रहा था लेकिन पूर्ण कहाँ हुआ, गा रहा था लेकिन पूर्ण नहीं हुआ, तो इसलिए अपूर्ण भूत हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये आपका कि पक्षी दाना चुग रहा है, करें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पंकज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पंकज कमल का होता है। बाकी अंडज, खग और ये जो है आपका नभचर, तो ये सब किसका हो जाएगा, पक्षी का पर्यायवाची है, लेकिन पंकज जो होता है वो कमल का होता है, तो इस वजह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 था आपका कि हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, करें कि रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा, फनाथ हो जाएगा। अनाथ का विलोम फनाथ होता है। अनाथ का मतलब जिसका माता पिता ना हो, फनाथ का मतलब जिसके माता पिता हो, है ना, तो अनाथ का विलोम क्या होगा, फनाथ हो जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 था कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, करें निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्या अनेकार्थी नहीं है, तो मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अनेक अर्थ नहीं निकलता है, तो हत्या, ठीक है। बाकी कनक
कनक का तो जानते हैं आप लोग, कनक का मतलब सोना भी होता है, कनक का मतलब धतूरा भी होता है। तो इसमें अनंत और महावीर ये सब अनेकार्थी हैं, लेकिन हत्या जो है वो अनेकार्थी नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, करें कि जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक ही शब्द होगा। तो करें जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक ही शब्द क्या होगा, आध्यात्मिक हो जाएगा, है ना। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या था, करें कि कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो समरूपी भिन्नार्थक मतलब इसमें इसमें देखिए अ व ध तीनों मिला है समान ना, अ व ध यहाँ भी मिल रहा है, तो इसलिए समरूपी भिन्नार्थक है ना। अवधि, तो इसका अवधि हो जाएगा समरूपी भिन्नार्थक। बाकी देखिए अनुचर जो है, अनुचर का पर्यायवाची होता है नौकर, है ना। नौकर का पर्यायवाची होता है अनुचर, है ना। आदि का विलोम होता है अंत, आदि का विलोम अंत होता है, और अभिनय पर्यायवाची नाटक हो जाएगा, है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 59। करें हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिदिन जो है ना, देखिए प्रति जो है आपका एक तरफ उपसर्ग भी है कि दिन में ये लगा हुआ है प्रति, लेकिन यहाँ पे अव्यय होगा, प्रति जो है ये अव्यय भी है, तो प्रतिदिन यहाँ पे अव्यय हो जाएगा, अव्यय, है ना। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 60 कि मिलाप, करें मिलाप में कौन सा प्रत्यय है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा, आप, मिलाप, मिल आपका मूल शब्द हो जाएगा मिल, मिल धन आप, है ना। तो आप जो है यहाँ पे क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है, मिलाप। क्वेश्चन नंबर 61 था आपका कि प्रतिधन आघात का संधि विच्छेद, करें कि संधि रूप क्या होगा, प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, प्रत्याघात। क्यों होगा, क्योंकि इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है, अगर कभी संधि पूछते हैं यण संधि, क्यों, क्योंकि इसमें जो ई आ रहा है ना, तो यण संधि की परिभाषा क्या होती है कि यदि ई मतलब छोटी और बड़ी, फिर उसके बाद छोटा हूँ बड़ा हूँ, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई और ई का यू आधा य बन जाता है, जो छोटी और बड़ी मिला करके आधा य हो जाता है, छोटा हूँ बड़ा हूँ मिला करके आधा व हो जाता है, और री का र हो जाता है ना। तो इस हिसाब से देखिए ई के बाद भिन्न स्वर आ रहा है ना, आ, तो आ आए या अ आए, कोई भी भिन्न स्वर आए तो उसको जब आप मिलाएंगे ना, इसमें देखिए पूरा एक बार देख लीजिए, इसको जब आप मिलाएंगे तो ये क्या होगा कि ये त आधा हो गया, और यह आपका चूंकि आ है ना, तो इस वजह से यहाँ आ जाएगा, है ना। तो प्रत्याघात, इसमें यण संधि आपकी, है ना। अगर आपसे संधि पूछने कौन सी संधि है, तो यण संधि। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है कि महौफद शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसमें क्या हो जाएगा, महौफद, इसमें होता है आपकी कि अगर अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो आपका ऐ बन जाता है, और अ या आ के बाद अगर ओ या औ आता है तो वो औ हो जाता है। अब इसमें देखिए, इसको इसमें आप ऐसे कर लीजिए कि देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, आ, और उसके बाद क्या है आपकी परिभाषा कि अगर अगर अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो आपका ऐ हो जाता है, और अगर अ या आ के बाद ओ या औ आए तो आपका औ हो जाता है। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, तो महाधन ओफत, तो आ के बाद क्या आ रहा है, आ के बाद आपका ओ आ रहा है, तो क्या होगा, औ हो जाएगा, आ के बाद ओ आ रहा है तो औ बन जाएगा, औ, तो क्या बन जाएगा, महौफद हो जाएगा, महौफद, है ना। तो इसमें वृद्धि आपकी हो जाएगी, वृद्धि संधि, कौन संधि है, वृद्धि संधि। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें तद्भव क्या होगा, प्यासा। अच्छा, तत्सम आप कैसे पहचानेंगे, देखिए इसमें मूर्धन्य फ मिला है ना, मूर्धन्य फ और ड़ वाला ज़्यादातर आपका तत्सम में होता है। इसमें भी देखिए ड़ मिला है ना, और मूर्धन्य फ ज़्यादातर तत्सम में जाता है, छतरी वाला छ मिल गया तो ज़्यादातर तत्सम में जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे ऐसे भी इसको आप अलग कर सकते हैं, ज़्यादातर होता है, रेयर केस में कभी ऐसा हो जाए तो हो जाए, नहीं तो ज़्यादातर ये अगर मिल जाए आपको ना तो तत्सम में ही जाता है। तो प्यासा आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। दूसरी बात, प्यासा जो होते हैं ना, मतलब तद्भव जो होता है वो थोड़ा सिंपल शब्द होता है, तत्सम वाला कठिन होता है। क्यों, क्योंकि तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत के जो शब्द ज्यों का त्यों मतलब उठा लिए गए हिंदी में प्रयोग होते हैं, वो आपके तत्सम होते हैं, और जिसमें थोड़ा परिवर्तन होकर यूज किया जाता है, जो कुछ थोड़ा सिंपल कर दिया गया वो आपका तद्भव होता है। तो इस वजह से आपको सिंपल थोड़ा शब्द मिलेंगे तद्भव वाले।
ये है आपका क्वेश्चन नंबर 64। कहें कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कहें निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कहें कि सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। तो भाई सज्जन लोग हमेशा थोड़ी भला सोचेंगे। सज्जन लोग यहाँ करें कि भला ही सोचते हैं, मतलब हमेशा भला सोचते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए यहाँ ही जो है वो नहीं होगा। सज्जन लोग भला सोचते हैं ये शुद्ध हो जाएगा, लेकिन भला ही सोचते हैं ऐसा नहीं, इसलिए ही यहाँ पे आपका गलत है। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहे हैं कि मुझे आज खाने का मन नहीं होती। इसमें क्या कर रहे हैं कि मुझे आज खाने का, ये गलत दे दिए वो, है कि मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। तो इसमें अशुद्ध अंश पहचानिए। तो इसका शुद्ध क्या होगा कि मुझे आज खाने का मन, मुझे आज खाने का मन नहीं होता है हो जाएगा, है ना। मुझे आज खाने का मन नहीं होता है, होती है नहीं आएगा। मुझे आज खाने का मन नहीं होता है होगा शुद्ध, है ना। क्योंकि अब खाने के हिसाब से अगर देखें तो खाना जैसे अगर मान ली लिंग के हिसाब से इसमें होता है, लिंग आपका क्या है तो उस हिसाब से इसको डिसाइड किया जाता है कि संज्ञा का लिंग क्या है, तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करते हैं। अगर वो पुल्लिंग है तो यहाँ पे होता आएगा, स्त्रीलिंग है तो होती आएगा, ऐसे होता है ना। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहे हैं कि वाच्य के कितने प्रकार हैं। वाच्य के कितने प्रकार हैं, तो क्या हो जाएगा 3 प्रकार होता है। वाच्य कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, एक तो होता है कीर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 3 प्रकार का वाच्य होता है। तो जो कीर्तवाच्य होता है उसमें आपका कर्ता प्रधान होता है। जैसे कहने मतलब आपको मिलेगा ना कि राम पत्र लिखता है, तो आपका कीर्तवाच्य में हो जाएगा, यानी राम प्रधान है यहाँ, राम पत्र लिख रहा है। और जो आपका कर्मवाच्य है ना, उसमें मिलेगा आपको कि कर्म की प्रधानता होगी, यानी जैसे कि पत्र लिखा जाता है ऐसा मिलेगा, पत्र लिखा जाता है, यानी कि इसमें कर्म की प्रधानता आपको मिल रही है ना। और जो भाववाच्य होता है उसमें मिलेगा कि आपको भाव की प्रधानता, मतलब इसमें वाक्य जो है ना भाववाच्य में हमेशा आपको नकारात्मक देखने को मिलेगा। जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, नकारात्मक आपको मिलेगा, है ना। तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। अब ये आपका पूरा गद्यांश था, ये आपका पूरा, अब यहाँ से इधर देखिए, ये आपका पूरा गद्यांश था। एक बार ये आपका पूरा गद्यांश, ये पूरा गद्यांश एक बार आप लोग देख लीजिए। इस गद्यांश से आपको क्वेश्चन करना था, ये पूरा गद्यांश है, ये पूरा एक बार और देख लीजिए, है ना गद्यांश। और इससे आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये ऐसा था ना कि बिना पढ़े भी गद्यांश को इसका आंसर दे सकता है। करें कि जनगणमन राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर वैसे ही हो जाएंगे। फिर उसके बाद करें कि नाइटहुड की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों लटाई थी। सबको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वो लटाए थे ना। तो ये तो बिना पढ़े भी दे सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा कि बिना पढ़े आप लोग दें, क्योंकि गद्यांश बहुत सिंपल होता है। इसका क्वेश्चन जो है पढ़ करके ही देना सही है ना। फिर उसके बाद था कि रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, गीतांजलि के लिए। गीतांजलि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो मिला था ना साहित्य में, ये रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे पहले इनको मिला भी था। पहले भारतीय भी जिनको मिला था मतलब नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लिए मिला था। और ये है आपका देखिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था, है ना। इसको आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तभी कर पाते हैं, नहीं तो ये जल्दी आपको नहीं याद होता 1861। तो ये है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 71 था आपका कि उनके पिता कौन से समाज, तो ब्रह्म समाज, ये तो पता भी होगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे, नहीं संस्थापक नहीं थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक वहाँ तो वो हो जाएंगे आपके राजा राम मोहन राय, लेकिन यहाँ पे वो ब्रह्म समाज जो है तो ब्रह्म समाज के वो नेता थे। ये आप पढ़ते हैं तो गद्यांश में आपको मिल जाता, तो ये गद्यांश करना था आपको पढ़ करके। फिर उसके बाद अब क्या है क्वेश्चन नंबर 72 कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। तो करें कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। तो देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है। यामा जो है ना, यामा तुलसीदास जी की नहीं है। यामा जो है माधवी वर्मा जी की रचना है यामा। और जो तुलसीदास जी की रचना है दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, ये सब तुलसीदास जी की है। अब जैसे मान लीजिए माधवी वर्मा की और कौन कौन सी रचना है आपसे पूछ दें, तो जैसे निहार हुआ, रश्मि हुई, निर्जा, दीप शिखा है। इस यामा के लिए उन्हें ना ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, यामा के लिए माधवी वर्मा जी को। तो ये सब उनकी रचना हो जाएगी। अब उसके बाद था आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 53।
क्वेश्चन नंबर 53 था कि देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित कवियों में से कौन सी, देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था। तो मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे मान लीजिए मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ रचना पूछ दें तो इनकी रचना थी जयद्रथ वध, भारत भारती, यशोधरा, साकेत, है ना, ये उनकी बहुत चर्चित रचना है। जैसे मैथिली शरण गुप्त क्या आपका जयद्रथ वध कैसे याद होगा, तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए कि जयद्रथ का जब वध करने जा रहे थे अर्जुन, तो वो कह रहा था कि हमें कोई शरण दे दे, है ना, तो शरण से आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त और जयद्रथ वध, है ना। अब उसके बाद आपका ये है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा जी की रचना कौन कौन सी है, ये तो पहले हो ही गया है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन कौन सी है, जैसे आंसू, लहर, कामायनी, झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत जी की आपसे रचना अगर पूछ दें तो इनको देखिए, पहली बात तो जानिए कि सुमित्रा नंदन पंत जी को ना प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत जी को। और इनकी बहुत फेमस रचना है चिदम्बरा। 1968 में इन्हें उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, चिदम्बरा के लिए। और इनकी कौन कौन सी हो जाएगी, जैसे युगवाड़ी, लोकायतन, है ना, लोकायतन एक महाकाव्य है लोकायतन, तो ये सब सुमित्रानंद पंत का है। और भी है, जैसे कला और बूढ़ा चाँद, फिर उसके बाद ग्रंथि, वीणा, इस तरीके के कई कई उनकी रचनाएं हैं सुमित्रानंद पंत जी की। फिर उसके बाद ये था आपका क्वेश्चन नंबर 74 है कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। कह रहे हैं कि इसके उपन्यासकार कौन थे, तो ये थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास के उपन्यासकार हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद ये है आपका क्वेश्चन नंबर 75 करें कि कामायनी के रचयिता कौन है। कामायनी के रचयिता कौन है, कामायनी के रचयिता है आपके जयशंकर प्रसाद। अब देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना पहले हो भी चुकी है ना, अब इसमें से आपका माधवी वर्मा भी हो चुके हैं। आपका कौन बचे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बचे हैं ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना कौन कौन सी है, जैसे राम की शक्ति पूजा, परिमल, जूही की कली, अनामिका, कुकुरमुत्ता, फिर अप्सरा, तुलसीदास, ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। कैसे याद होगा, तो जैसे कुकुरमुत्ता जो होता है ना, वो सूर्य का प्रकाश जहाँ नहीं पड़ता है वहीं पे निकलते हैं कुकुरमुत्ता। तो ऐसे करके आप कर लिए कि सूर्य से आपका रिलेट कर लीजिए, कुकुरमुत्ता हो जाएगा, है ना। अप्सरा का मतलब होता है बहुत सुंदर, उनके नाम में भी लगा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी निराला, तो निराला मतलब सुंदर, अप्सरा हो जाएगा आपका। और तुलसीदास जी भी बहुत निराले कवि थे, तो वैसे करके रिलेट कर लिए। राम की शक्ति पूजा मतलब राम भगवान की पूजा करने वाले लोग बहुत निराले होते हैं, ठीक है ना। और परिमल हो गया आपका, जूही की कली हो गई, तो कली भी बहुत मतलब निराली होते हैं, ऐसे करके रिलेट कर लिया। अनामिका मतलब भी बहुत सुंदर होता है ना अनामिका, तो ये सब उनकी रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, हो गया ना। तो ये था आपका 75 क्वेश्चन। और एक बार हम आप लोगों को पूरा मतलब पेपर दिखा दे रहे हैं, बाकी इसका एनालिसिस हम लोग बाद में करेंगे, रीजनिंग और मैथ वाले का। तो ये था आपका, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 76 रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, ऐसा पूछा गया था, ये हो गया। और उसके बाद अब आ जाइए आप लोग इधर, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये है 78 था। आप लोग इसको वीडियो रोक करके और अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं 78। फिर उसके बाद ये था आपका 79, ऐसा रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये हो गया रीजनिंग का 79। उसके बाद ये है आपका 80, क्वेश्चन नंबर 80 ऐसे रीजनिंग का क्वेश्चन था। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, अगर लगाना चाहें आप तो वीडियो रोक करके और लगा सकते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 80। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 81, देख लीजिए, क्योंकि पूरा आप करवाने लगे ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से एक बार इसको आप लोग देख लीजिए। 81 हो गया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 82, ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन है। फिर ये आपका 83 ऐसा आया था। फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 84 हो गया। अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 85 पर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 85 हो गया। क्वेश्चन नंबर 85, अब देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 86 हो गया आपका।
अब इधर ये मैथ के क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, और 88, ये आपका 88, ये आपका 89, 89, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, ये मैथ का क्वेश्चन था आपका 90, 90 के बाद ये आपका 91, ये इधर मैथ के क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन आपका। फिर इधर भी ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है, हो गया 92, 92 के बाद आ जाइए आप लोग 93, ये आपका 93 मैथ के क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज पे है 94, ये था आपका 95, 95 आपका हो गया 95, 95 के बाद 96, ये आपका 96 हो गया, औसत पे है ये 96 वाला। और ये है आपका 97, 97 आपका टाइम एंड वर्क है 97, ये था आपका 98, 98 ये पूरा देख लीजिए आप लोग, ये 98 है। और उसके बाद 98 के बाद 99, 99 ये आपका पूरा 99, ये आपका क्वेश्चन नंबर 100 है ना, ये आपका 100 है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 101 था आपका, क्वेश्चन नंबर 101 देख लीजिए, मैथ का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपका रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ शुरू हो रहा है 102, 102 के बाद 103, इसको आप लोग वीडियो रोक के देख सकते हैं। फिर उसके बाद 104, फिर 105, 106 हो गया। यहाँ पे आपका 107, 107 के बाद 108, 108 हो गया। फिर 109, 110, 111, 112, फिर 113 तक, यहाँ तक है आपका। ये आपका 114, 114, फिर 115, फिर आपका 116, ये आपका 117, 118 है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 था, रीजनिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 120, 120, क्वेश्चन नंबर 121 था, ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन है। 120 के बाद 121 हो गया आपका, 121 ये है, देख सकते हैं आप लोग 121, 121 के बाद 122, ये आपका 122, ये आपका 123 है, क्वेश्चन नंबर 123, 123, 123 के बाद 124, ये था आपका 124, और ये है आपका 124 हो गया पूरा। देखिए ये था आपका 125, क्वेश्चन नंबर 125 ऐसा आया था आपका, ये आपका 125, ये था आपका 126, 126, ये था आपका 127, ये आपका 128, 128 हो गया। फिर आपका 129,
फिर है आपका 130, ये आपका 131, ये था आपका 132 ऐसे, इसको यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये हो गया ये। अब उसके बाद ये आपका 133, 133 के बाद 134, हो गया 134 तक। फिर है आपका 135, 135, 135 हो गया। फिर उसके बाद आपका 136, 136, ये था आपका 135, क्वेश्चन नंबर 135। ये था आपका 129, 129 हो गया। ये था आपका 139, 139, 139 के बाद 140, 140, ये था आपका 141, क्वेश्चन नंबर 141 हो गया। इसको आप लोग वीडियो रोक करके लगा सकते हैं। फिर उसके बाद ये था आपका 142, 142 हो गया। ये आपका 142, आप लोग वीडियो रोक करके और सब क्वेश्चन अपना लगा सकते हैं। 142 हो गया। ये था आपका 143, क्वेश्चन नंबर 143 हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 144, 144। इसमें रीजनिंग क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा होता है मैथ के पीछे, मैथ क्वेश्चन कम ही होते हैं, रीजनिंग ज़्यादा होते हैं। ये आपका 145, तो इसमें 145 ही क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो आप लोग इसको वीडियो रोक करके सब क्वेश्चन अपना लगा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।